प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका पहला अध्याय है मेन सिविक्स का सत्ता की साझेदारी, ये करेंगे। और ये हम सारे ही जो हमने क्वेश्चन करेंगे ये दीपक गाइड में से हम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले कहता है अध्याय का संक्षिप्त परिचय, लोकतंत्र की कार्यप्रणाली। आपको इस चैप्टर में दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो ये है कि यदि सत्ता की साझेदारी उचित ढंग से की जाए तो देश विकास कर सकता है। देश में जो जातीय हिंसा है या वर्गों के बीच, भिन्न भिन्न वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो उसका उदाहरण आप देखेंगे बेल्जियम। और यदि इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए तो देश गृह युद्ध का शिकार भी हो सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया श्रीलंका का। तो देखिए, लोकतंत्र की कार्यप्रणाली। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आपको पता है कि सरकार के 3 अंग हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका जो न्याय करती है। के बीच पूरी समझ के साथ शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ये हुआ लोकतंत्र की कार्यप्रणाली। दूसरा हमारा पॉइंट है सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। देश में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न समुदायों के बीच शासकीय शक्तियों का बंटवारा करना, यही कहलाता है सत्ता की साझेदारी। भाई देश में जो विभिन्न सत्र हैं, चाहे वो केंद्रीय सत्र है, राज्य सत्र है, और फिर जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं उनके बीच शक्तियों का बंटवारा करना ही सत्ता की साझेदारी है। तो बेल्जियम की जातीय बनावट हम देख लेते हैं कि बेल्जियम में कौन कौन से लोग कितने कितने परसेंट हैं। तो बेल्जियम में कुल आबादी का 59%, 59% हिस्सा डच भाषी है, 40% हिस्सा फ्रेंच भाषी है और 1% हिस्सा जर्मन भाषी लोगों का है। इसका मतलब 3 भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर हुए। डच भाषा बोलने वाले हैं 59%, फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं 40% और जर्मन भाषा बोलने वाले हैं 1%। तो ये हुआ बेल्जियम की जातीय बनावट। आप इसको याद रखेंगे कि बेल्जियम में किस किस भाषा को बोलने वाले कितने कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा डच भाषा, जो डच भाषी लोग हैं वो है 59%, फ्रेंच भाषी जो लोग हैं, फ्रेंच भाषा जो बोलते हैं 40% और 1% हो गई जर्मन भाषी लोगों का। नेक्स्ट, अब बेल्जियम की समस्या क्या थी। बेल्जियम में कुल आबादी का 40% भाग फ्रेंच भाषा बोलने वाले अधिक समृद्ध थे और देश की राज सत्ता पर इनका दबदबा था। अब देखिए, जो फ्रेंच बोलने वाले हैं उनका प्रतिशत 40 है, लेकिन वो समृद्ध लोग हैं और देश की जो राज सत्ता है इस पर इनका दबदबा है। अतः डच भाषी लोगों को इनसे नाराजगी थी। भाई डच भाषी लोग हैं 59%, लेकिन देश की जो सत्ता है उसके ऊपर दबदबा है फ्रेंच भाषी लोगों का और जिनका प्रतिशत है 40। तो बेल्जियम की समस्या का हल, बेल्जियम में आम सहमति के आधार पर डच और फ्रेंच भाषी लोगों ने सत्ता में साझेदारी करके समस्या का हल कर लिया। अब इन लोगों ने अपनी समझदारी से, आम सहमति से अपनी समस्या का हल कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है श्रीलंका की जातीय बनावट का। श्रीलंका में देखिए, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग 74%, तमिल है 18% और ईसाई है 7%। तो 3 यहाँ पे हो गए। सिंहली लोग हैं, ये सिंहली भाषा बोलते हैं और सिंहली का मतलब जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं उनकी संख्या है 74%। और जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं, जो तमिल लोग हैं वो 18% हैं और जो ईसाई लोग हैं वहाँ पे वो है 7%। तो ये हुआ श्रीलंका की जातीय बनावट। बहुसंख्यकवाद, देश में अधिक संख्या वाले समुदाय द्वारा अपनी मनमर्जी से शासन चलाना, कहीं भी किसी भी धर्म के हो या किसी भी जाति के हो या कोई भी किसी टाइप से जिसकी संख्या ज़्यादा है, बहुसंख्यक है जो, यदि वो अपनी मनमर्जी से शासन चलाता है तो ये कहलाएगा बहुसंख्यकवाद का उदाहरण। तमिल समस्या, श्रीलंका की सरकार बहुसंख्यक सिंहली समुदाय की पक्षधर है। जो वहाँ की सरकार है और वो जो वहाँ का मजबूत सबसे ज़्यादा पक्ष है सिंहली लोग, उनकी पक्षधर है और कुल आबादी का
18% तमिल स्वयं को सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित मानते हैं। युक्तिपरक तर्क क्या है? किसी पहलू के लाभ और हानि की परख करके दिया गया विचार क्या कहलाता है? युक्तिपरक तर्क। नैतिक तर्क, सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व को बताने वाला विचार। ये दो प्रकार के इन्होंने यहाँ पे, एक युक्तिपरक तर्क हो गया, मीन्स किसी पहलू के लाभ और हानि की परख करके दिया गया विचार कहलाता है युक्तिपरक, और नैतिक तर्क कहलाता है सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व को बताने वाला विचार। हमारा 11वां पॉइंट है लेबनान समस्या का हल। लेबनान में चारों प्रमुख धार्मिक समुदायों, कैथोलिकों को दिया गया राष्ट्रपति पद, ऑर्थोडॉक्स को उप प्रधानमंत्री पद, सुन्नी मुसलमान को प्रधानमंत्री पद और शिया मुसलमान वर्ग को संसद के अध्यक्ष का पद देकर सत्ता की भागीदारी करके समस्या का हल निकाल लिया। मतलब लेबनान के अंदर भी जो अलग अलग धर्मों के या समुदायों के लोग थे, उनको अलग अलग देश के जो उच्च पद थे वो देके उस समस्या का हल किया गया। तो इसमें क्या बता रहा है कि जो कैथोलिक लोग थे, ईसाइयों के अंतर्गत जो कैथोलिक लोग होते हैं, उनको राष्ट्रपति का पद दिया गया, ऑर्थोडॉक्स को उप प्रधानमंत्री का, और जो सुन्नी मुसलमान हैं उनको प्रधानमंत्री का पद, और शिया मुसलमान वर्ग को संसद का अध्यक्ष का पद देकर जो सत्ता की साझेदारी है या सत्ता की भागीदारी है वो करके समस्या का हल निकाल लिया। खलील की उलझन। खलील चाहता था कि लेबनान में सत्ता का बंटवारा धार्मिक आधार पर न हो, बल्कि चुनाव के द्वारा ही संवैधानिक पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए। 13वां हमारा पॉइंट है सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट बनाए हुए हैं। पहला है शासन के अंगों के बीच साझेदारी होनी चाहिए। दूसरा, शासन के जो सत्र हैं उन पर साझेदारी हो। तीसरा, सामुदायिक सत्र पर साझेदारी। और चौथा है जो दबाव समूह और राजनीतिक दलों के सत्र पर साझेदारी। 14वां हमारा पॉइंट है संघीय सरकार। ऐसी शासन व्यवस्था जहां केंद्र और राज्यों के सत्र पर अलग अलग सरकारें पाई जाती है उसको बोलते हैं संघीय सरकार। इसके अभी हम करेंगे एक एक अंक वाले क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ, लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग है जी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है? तो सत्ता के बंटवारे के सिद्धांत के अंतर्गत जो तीनों अंग हैं इनका जो विभाजन किया गया है ये किया गया सत्ता के बंटवारे के सिद्धांत के अंतर्गत। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम की जातीय बनावट बतानी है आपने। अब हमने पीछे पढ़ा था कि बेल्जियम में 59% डच भाषी लोग हैं, 40% फ्रेंच भाषी हैं और 1% जर्मन भाषी समुदायों के लोग रहते हैं। श्रीलंका में किन समुदायों के लोग रहते हैं? अब श्रीलंका का भी हमने अभी ऊपर पढ़ा था। 74% सिंहली लोग हैं, 18% तमिल लोग हैं और 7% ईसाई समुदाय के लोग हैं। आपको इन दोनों देशों की, बेल्जियम की भी और श्रीलंका की भी, जो परसेंटेज है अलग अलग समुदायों के या अलग अलग भाषी लोगों की, ये याद होनी चाहिए। अब जैसे बेल्जियम में है, डच भाषी हो गए 59%, फ्रेंच भाषी हो गए 40% और 1% हो गए जर्मन भाषी। इसी प्रकार श्रीलंका में देख लीजिए, 74% सिंहली, 18% तमिल और 7% ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में बना जी। 7वां, श्रीलंका ने सिंहली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया? 1956 में श्रीलंका सरकार ने एक कानून बनाकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। इससे तमिल विद्रोह शुरू हुआ। तो ये रहेगा सिंहली को राजभाषा घोषित करना 1956 और श्रीलंका की आज़ादी रहेगी 1948। श्रीलंका का गृह युद्ध किन समुदायों के बीच चल रहा है? सिंहली जो सरकार समर्थक लोग हैं, तमिल जो सरकार विरोधी समुदाय है उनके बीच चला हुआ है।
नेक्स्ट है, बेल्जियम का कितना प्रतिशत आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? तो 59% लोग जो है बेल्जियम में, वो उनका हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, जो लोग डच भाषी है। सत्ता के बंटवारे का एक लाभ बताओ। इससे जो विभिन्न राजनीतिक समूह हैं उनके बीच विश्वास कायम होता है और टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। 11वां है, युक्ति परक तर्क किस बात पर बल देता है? युक्ति परक तर्क किसी कार्य के लाभकारी परिणामों पर बल देता है। भाई इसमें ये लाभ है, ये हानि है, उसके जो परिणाम है उन पर बल देता है। नैतिक तर्क किस बात पर बल देता है? नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्गत महत्व को बताता है। भाई नैतिकता के नाते ये होना चाहिए। खलील को लेबनान के समझौते में क्या गड़बड़ी लगती है? खलील को इस बात पर घोर आपत्ति है कि इस बात के नियम तय कर दिए गए हैं कि राष्ट्रपति किस समुदाय का, प्रधानमंत्री किस समुदाय का और उप प्रधानमंत्री किस समुदाय का, और संसद का जो अध्यक्ष है वो किस समुदाय का, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो ये उसको गड़बड़ी लगती है। लेबनानी समझौते के अनुसार राष्ट्रपति का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया गया था? यह मैरोनाइट पंथ का जो कैथोलिक व्यक्ति है उसके लिए राष्ट्रपति का पद आरक्षित कर दिया गया। 15वां क्वेश्चन है, लेबनानी समझौते के अनुसार प्रधानमंत्री का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया गया? सुन्नी मुसलमान के लिए प्रधानमंत्री का पद। जर्मनी की एक प्रमुख पार्टी का नाम बताना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जर्मनी की पार्टी का नाम होगा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। लेबनान में किन 4 समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ था? अभी जो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति किसका होगा, वो कैथोलिक ईसाई होगा, और जो सुन्नी मुसलमान है वो प्रधानमंत्री बनेगा, शिया मुसलमान है वो उप प्रधानमंत्री बनेगा। शिया मुसलमान और ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ये 4 वर्ग है वहाँ पर, कैथोलिक ईसाई, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान और ऑर्थोडॉक्स ईसाई। शासन के सत्रों पर बंटवारे का एक उदाहरण देना आपने। संघीय सरकार। सामुदायिक आधार पर सत्ता के बंटवारे का उदाहरण दीजिए। बेल्जियम में भाषाई समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। श्रीलंका में सरकार ने किस समुदाय की नीतियों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया? सिंहली समुदाय का। यदि बेल्जियम में संघीय सरकार की स्थापना न होती तो देश की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता? देश भाषाई आधार पर टूट जाता। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए? 4 संशोधन हुए। अब इसके हम एमसीक्यूज करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिए, लोकतंत्र के कामकाज के लिए सत्ता को निम्नलिखित में से किस अंग में विकेंद्रित कर देना चाहिए? तो हमने पीछे पढ़ा था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, जो उपयुक्त तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी, तो तीनों ही है। बेल्जियम देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है बेल्जियम देश। बेल्जियम कब स्वतंत्र घोषित किया गया था? 1830 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, तो इसको बड़े ध्यान से आप करेंगे। बेल्जियम कब स्वतंत्र घोषित किया गया? 1830 में। ब्रुसेल्स राजधानी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? ये ध्यान रखेंगे आप। पूरे बेल्जियम की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ बात कर रहा है जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। बेल्जियम देश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? नीदरलैंड के साथ भी लगती है, यूक्रेन के साथ भी और जर्मनी के साथ भी, तो उपयुक्त तीनों। बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था? बेल्जियम के अंदर फ्रेंच भाषी लोगों का प्रभुत्व था बेल्जियम में। बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, जो डच भाषी है? यह है 59%। बेल्जियम मॉडल की विशेषता है भाषाई आधार पर देश का बंटवारा, या देश में बहुसंख्यकवाद की स्थापना, ये भी नहीं है। सत्ता में साझेदारी, यही हमारा अध्याय का नाम है, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी आधारित थी केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व, 2 क्षेत्रीय सरकारों का गठन और सामुदायिक सरकार का गठन।
तो प्रयुक्त सभी आएगा। बेल्जियम मॉडल का प्रभाव रहा, देश में गृह युद्ध टल गया, बिल्कुल। देश का भाषाई विभाजन टल गया, ये भी हो गया। देश पूरे यूरोप में आदर्श लोकतंत्र का पर्याय बन गया, तो उपयुक्त सभी हो गया। श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है? श्रीलंका भारत के बिल्कुल पड़ोस में है, एशिया महाद्वीप का देश है ये श्रीलंका। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 4 फरवरी 1948 को। 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय है, सिंहली है वहाँ पे। फिर नंबर 2 पे तमिल है, नंबर 3 पे मुस्लिम है। 16वां क्वेश्चन, श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण है सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद में होना, सरकार की सिंहली समर्थक नीतियां, ये भी सही है, और तमिलों के राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना। मेन सिंहलियों को तो सब कुछ दिया जाता है, लेकिन तमिलों का जो अधिकार है उनकी अवहेलना की जाती है, तो ये वहाँ का कारण था। श्रीलंका की सिंहली सरकार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया था? तो श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए इन्होंने कानून बनाया। श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कब किया गया? देखिए 1948 में स्वतंत्र होता है श्रीलंका, और 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग निम्न से किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से हैं। श्रीलंका में तमिल भाषी लोग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? जो तमिल भाषी लोग हैं ये हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। श्रीलंका में ईसाई लोगों का प्रतिशत 7% है। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है, और जर्मन भी बोली जाती है। पीछे हमने पढ़ा था डच 59 है, 59% है, 1% जर्मन है, और 40% फ्रेंच है, तो उपयुक्त तीनों आ जाएगा। बेल्जियम में केंद्रीय व राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकार पाई जाती है? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार पाई जाती है। केंद्रीय व राज्य सरकारों के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार पाई जाती है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स के अंदर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, जो बेल्जियम की राजधानी है। पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? संघ या केंद्र सरकार कहा जाता है। उच्चतर एवं निम्नतर सत्र की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। देखिए एक होता है वर्टिकल मीन्स लंबवत, ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज वितरण। तो ये ऊर्ध्वाधर वितरण है, मीन्स ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज वितरण। तो ये उच्चतर और निम्नतर सत्र की यदि हम बात करेंगे, बराबर की बात नहीं कर रहे, पैरेलल नहीं कर रहे हम, उच्चतर और निम्नतर की बात कर रहे हैं, तो ये ऊर्ध्वाधर में आएगा, वर्टिकल में आएगा। सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? ये पैरेलल है, समानांतर है, तो ये कहलाएगा क्षैतिज वितरण या हॉरिजॉन्टल वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन सा तर्क सही है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव टल जाता है यदि सत्ता की साझेदारी हो। लेबनान में राष्ट्रपति पद किस समुदाय को देने पर सहमति बनी थी? भाई राष्ट्रपति कौन बनेगा? ये बनेगा कैथोलिक ईसाई। लेबनान में प्रधानमंत्री पद सुन्नी को दिया गया था, और जो संसद का अध्यक्ष का पद है ये दिया गया था शिया मुसलमानों को। जो लेबनान में संसद का अध्यक्ष बनेगा वो बनेगा शिया मुसलमान। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एक पीछे भी आई थी जर्मनी की पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एक आ गया क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। बेरूत की राजधानी है, बेरूत किसकी राजधानी है? बेरूत लेबनान की राजधानी है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आप इस अध्याय को बहुत बढ़िया तरीके से समझकर अपनी परीक्षा में फायदा उठाएंगे। धन्यवाद।